मॉर्निंग। हमारा चल रहा था 4th चैप्टर 11th क्लास एनसीईआरटी में महाद्वीपों और महासागरों का वितरण हम पढ़ रहे थे। उसमें आज हम पढ़ेंगे महासागरीय अधःस्थल के बारे में। तो महासागरीय अधःस्थल यानी कि महासागरों के अंदर की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, तो उसे गहराई और उच्चावच के आधार पर 3 भागों में हम यहाँ पर बांटते हैं। तो 3 भागों में जो बांटा गया है उसको सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बांटा गया है 3 भागों में: महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन जिन्हें हम वितलीय मैदान भी कहते हैं, इसके अलावा हमारा है मध्य महासागरीय कटक। तो हम देख लेते हैं कि हमारे इसमें क्या 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 आते हैं। तो यहाँ मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है। महाद्वीपीय सीमा में हमारा क्या क्या आता है, तो महाद्वीपीय सीमा जो होती है हमारी महासागरों के किनारों से लेकर और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय सीमा कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी खाइयाँ आती हैं। अब वितलीय मैदान की बात करें तो वितलीय मैदान जो होता है वो होता है हमारा वह क्षेत्र जहाँ महाद्वीपों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित किए जाते हैं। निक्षेपित का मतलब होता है जमाव करना, और अवसाद का मतलब होता है कि जो अपने साथ नदियाँ जो भी बहाव लेकर आती हैं, जिस तरीके से हम भारत में उत्तर के विशाल मैदान में देखते हैं नदियाँ अपने साथ बहुत सारा अवसाद यानी मलबा लेकर आती हैं, मिट्टी कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं और उसका जमाव करती हैं, तो उसे हम अवसाद कहते हैं। तो ये हमारा वितलीय मैदान। उसके बाद एक है हमारा मध्य महासागरीय कटक। तो अगर मध्य महासागरीय कटक की बात करें तो महासागरीय जल में डूबी हुई ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसमें कटक में आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। तो हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से हमारी है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर हमारा यूरोप और इधर हमारा अफ्रीका वाला हिस्सा है। तो इधर हमारा मध्य महासागरीय कटक हमें देखने को मिलता है। तो ये पर्वतों की एक श्रृंखला है और पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली लगभग सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि किसके अंदर, महासागर के अंदर पाई जाती है। ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। और अब हम इसको देखें तो एक बार इसको चित्र से देख लेते हैं कि यहाँ चित्र से किस प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ एक चित्र मैंने दिखाया है, तो इस चित्र में हम देखते हैं तो यहाँ महाद्वीपीय सीमा भी हमें दिख रहा है कि महाद्वीपीय सीमा जो है हमारी वो ये वाला हिस्सा है। इसके अंतर्गत अभी हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय सीमा में जो हमारा आता है महाद्वीपीय मग्न तट, हम यहाँ देख सकते हैं महाद्वीपीय ढाल हमारा आ रहा है, और इसमें हमने पढ़ा था महाद्वीपीय उभार और गहरी खाइयाँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो हिस्सा है हमारा महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वह क्षेत्र जहाँ महाद्वीपों के द्वारा लाए गए अवसादों को इनके तटों से दूर निक्षेपित किया जाता है वो हमारे वितलीय मैदान है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा वितलीय मैदान है। उसके बाद हमने मध्य महासागरीय कटक पढ़ा। तो यहाँ पर ये कुछ पहाड़ों जैसी संरचना हमें दोनों साइड दिख रही है, तो ये हमारे कटक हैं और ये मध्य महासागरीय कटक है। ठीक है, इस तरीके से ये गहरी खाइयाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारी अधःस्थल की जो संरचना है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है और चित्र के द्वारा देखा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है, विश्व का मानचित्र। इसमें हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो तप्त स्थल हैं, इसके अलावा भूकंप के जो क्षेत्र हैं, ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं, तो वो सब दिखाए गए हैं, यानी भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। तो एक बार मैं महाद्वीपों के बारे में बता देती हूँ। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा यूरेशिया वाला यूरोप वाला हिस्सा है, ये एशिया वाला हिस्सा है, ये हमारा अफ्रीका है, और इधर हम देखें तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, डॉट 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 से दिख रहा है ये एरिया, इधर भी दिख रहा है डॉट डॉट से। ये हमारा मध्य महासागरीय कटक वाला हिस्सा है, ये वाला मध्य महासागरीय कटक है। तो ये जो बड़े डॉट हमें दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये वाले बड़े डॉट जो दिख रहे हैं, ये बड़े डॉट प्रेजेंट करते हैं तप्त स्थलों को, और जो छोटे डॉट दिखाए गए हैं वो ज्वालामुखी उद्गार को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले ज्वालामुखी उद्गार को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा प्रशांत महासागर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमें बहुत सारे डॉट दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रशांत महासागर जो है सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है,
इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जाता है। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हमें सागरीय अधः स्थल के बारे में बताई गई हैं। यहाँ पर ये 2 चीज़ें दी गई हैं, 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन निष्कर्ष में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, क्योंकि वो जो कटक है बीच में से खाई सी है, उससे क्या है, लगातार ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है और इससे बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलता रहता है। वो हम इससे चित्र से देख सकते हैं कि उससे लगातार उद्गार होता है, ज्वालामुखी बाहर निकलता रहता है। और महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी में पाए जाने वाली चट्टानों का निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है। ये चट्टानें नवीनतम हैं, क्योंकि जब लगातार उद्गार होता है तो यहाँ जो चट्टानें बनेंगी, इधर जो भी चट्टानें बनेंगी वो नई बनेंगी और इससे दूरी पर जो पीछे जाती जाएंगी वो पुरानी चट्टानें हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है, कटकों के शीर्ष से दूर की चट्टानों की आयु अधिक है, क्योंकि इसके शीर्ष से जो दूर हो जाएंगी ये पीछे वाली, ये पुरानी हो जाएंगी और यहाँ लगातार नया जमाव होता है, तो यहाँ पर नई चट्टानें बनती हैं। आगे अगर हम देखें, एक और इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर है, मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। तो मध्य महासागरीय कटक जो हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा भूकंप के जो भी उद्गम केंद्र होंगे वो ज़्यादा गहराई पर नहीं होंगे, ठीक है, जबकि गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर होते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ प्लेट के बारे में अब हमारा बात होगी, उससे पहले 1-2 चीज़ें और हमें यहाँ पर दे रखी हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हैरी हैस एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसे सागरीय अधः स्थल विस्तार या सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत, सागरीय अधः स्थल सिद्धांत जो दिया है वो हैरी हैस ने दिया है, 1961 में दिया है। इसको कई जगह 1960 भी लिखा हुआ है। आरबीएससी की किताबें अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें 1960 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी को ऑथेंटिक माना जाता है, तो हम 1961 यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ और नया लावा दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है। अभी अभी मैंने यहाँ पर दिया था कि लगातार उद्गार हो रहा है और परपटी को, यानी पीछे की जो यहाँ का विस्तार है उसको पीछे धकेल देता है, फिर लगातार नया होता रहता है, यानी यहाँ की जो भी चीज़ें होंगी वो सब नई होंगी और पीछे की और पुरानी होती जाएंगी। इस प्रकार महासागरीय अधः स्थल का विस्तार हो रहा है और महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना, इसके साथ ही महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हैस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही है। और हैस ने एक और बात कही है कि यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्वालामुखी लगातार उद्गार हो रहा है, तो यहाँ पर एक नई परपटी बन रही है दोनों ओर, तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश होता है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हैस ने कही है कि यदि ज्वालामुखी परपटी के सहारे किसी नई परपटी का निर्माण होता है तो महासागरीय गर्तों के द्वारा क्या होता है, विनाश होता है। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी के बारे में। तो प्लेट विवर्तनिकी के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।